हेलो पीपल, हम कर रहे हैं अपने PYQs की सीरीज और ये है आपके प्रिपरेशन के लिए CUET UG साइकोलॉजी के लिए। नाउ आपको पता है आपका जो अपडेटेड सिलेबस है वो अब जो 12th का CBSE बोर्ड का सिलेबस है वो सेम सिलेबस है आपका CUET साइकोलॉजी के लिए, राइट। तो 12th तो मैं सारा सब कुछ कवर करा चुकी हूँ, वो आप नोट्स भी हैं, सब कुछ है, आप वहां से प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। रही बात कि एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, तो ऑब्वियसली अब उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। अब उन्होंने पैटर्न तो वही है, मतलब MCQs का, लेकिन अब उन्होंने बोला कि रिड्यूस कर दिया सिलेबस और ज्यादा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो अब वो चैप्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो चैप्टर्स अब हैं ही नहीं, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस है। सो ये आपकी पहला मैं एक और पेपर करा चुकी हूँ, ये सेकंड पेपर है, इसके बाद एक पेपर और आएगा एंड देन आई विल स्टार्ट विद द बुक सिसरेली, ठीक है, विद जो आपके बैचलर्स में आप पढ़ेंगे और आपके मास्टर्स में भी, वो तो हर जगह काम आती है। सो आई स्टार्ट विद दैट। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है जो एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर होता है इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक का, देन दिस इज द करेक्ट आंसर वुड बी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। वाई? बिकॉज केस स्टडी, सेल्फ रिपोर्ट, इंटेलिजेंस तो उसका कोई स्टैंडर्डाइज मेजर नहीं हुआ, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी ऑब्जेक्टिव तरीके से, हम स्टैंडर्डाइज तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ही इसका राइट आंसर होगा। देन सेकेंड क्वेश्चन है, श्री इज एन एक्सीलेंट डांसर with flexibility of body according to the theory of multiple intelligence जो कि गार्डनर ने दी थी, what skill is she high on? अब वो डांसर है और बॉडी उसकी काफी फ्लेक्सिबल है, तो उसमें कौन सी होगी? बॉडीली काइनेस्थेटिक, ठीक है। ये सब हम चीजें इतनी बारी कर चुके हैं और पूरा अब तो आप पेपर भी दे चुके हैं अपना, तो मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, सिर्फ मैं आपको इसमें करेक्ट आंसर्स जो हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर सिमन ने फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था फॉर्मली मेजर करने का इंटेलिजेंस को। अब वो बोल रहे हैं 1912 में किसने डिजाइन किया था कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब IQ क्वेश्चन किसने दिया था? तो IQ क्वेश्चन हमारा दिया था विलियम स्टर्न ने। ये भी चैप्टर 1 से है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष हैज अ ओन सेटअप which has grown successful over a short period of time. This is because of उसकी commitment, उसका persistence, उसकी patience, उसका hard work, vigilance and जो उसका goal directed behavior है, इसकी वजह से उसका जो startup है वो काफी successfully grow कर चुका है। Now according to Indian tradition, ठीक है, व्यू ऑफ इंटेलिजेंस, आयुष हैज कौन सी इंटेलिजेंस? देखो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली कि पूछा हुआ है कि इंडियन इंटेलिजेंस के हिसाब से आयुष के पास कौन सी इंटेलिजेंस है। तो इंडियन, अब क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी जो है आयुष के पास है, दैट इज वाई उसका बिजनेस जो है जल्दी से ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट को रिलेट करती है कितना, देन अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की, मैंने आपको हमेशा बताया है कि डिफरेंट पहले तो सेम इन्वायरमेंट हो तो सबसे ज्यादा कोरिलेट करेगी, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका कि वो दे आर रियर्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट। तो इसमें जो है सेकंड, फर्स्ट हाईएस्ट तो ये हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तब हो सकता था कि जब सेम इन्वायरमेंट होता है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट क्या है? 72, तो इसका आंसर होगा 0.72। अब ये क्वेश्चन है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो हैं उन्होंने प्रपोज की थी टेक्निकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसमें से कौन से पॉइंट्स हैं आपको देखने हैं जो फिट बैठते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी के लिए? ही कंसेप्चुअलाइज्ड 3 इंटेलिजेंस, यस एब्सोल्युटली, इट वाज प्रपोज्ड इन 1950, नो। He defined intelligence as the ability to judge well, understand well, reason well, ना बिल्कुल भी नहीं। Concept componential intelligence also refers to a traditional notion of intelligence. This is correct. And then contextual intelligence refers to practical intelligence, जिसको हम street smart भी बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें A सही है, D सही है, E सही है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये भी चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है।
इसमें देखते हैं मैच द लिस्ट में क्या है। यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है? यूनिफैक्टर दी है अल्फ्रेड बिने ने। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? चार्ल्स स्पेयरमैन ने। ठीक है, देन आ गया हिरार्की मॉडल। हिरार्की मॉडल किसने दिया है? आर्थर जेनसन ने। और स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए का था हमारा 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। तो आंसर नंबर ये। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, पर्सनालिटी वाले चैप्टर से। आई लव टू वियर वेस्टर्न क्लोथ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? कौन से ट्रेट का एग्जाम्पल है? ये कार्डिनल ट्रेट है, सेंट्रल ट्रेट है, सेकेंडरी ट्रेट है या टर्शरी? पहली बात तो टर्शरी ट्रेट कोई कुछ होता ही नहीं है बच्चे। ये तीन, इस तीन में से भी ये है आपका सेकेंडरी ट्रेट। क्यों? क्योंकि कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? देखो, कार्डिनल ट्रेट को याद करने का अच्छा तरीका क्या है? कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं ना, किसी को अगर आ गया तो कार्डियक अटैक आ गया, तो कार्डियक मतलब हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट। तो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी उस चीज को जिया है, जैसे महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को जिया है, पूरे उनका जिंदगी ही उसके बारे में था। ठीक है, तो ये आप इससे हार्ट से याद कर लो। कार्डिनल ट्रेट जिसका मतलब पूरा उसकी जिंदगी का उसने वही उसका मोटिव है, वही उसने उसका वैसा वो जिंदगी जिया है। ठीक है, जो दिल है, आपकी लाइफ लाइन है, उसको डिफाइन करते हैं। तो कार्डिनल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं? ये थोड़ा मॉडरेटली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी रेज्यूमे में, आपके सीवी में, टेस्टिमोनियल में लिखने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रल ट्रेट हो गया। लेकिन आई लव टू वेयर वेस्टर्न क्लोथ तो मतलब ये कुछ भी वो नहीं है, तो सेकेंडरी ट्रेट हो गया ये। दिस इज हाउ, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है कार्डिनल ट्रेट सेंट्रल ट्रेट याद करने के लिए, तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ फीलिंग दैट यू मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली। अब देखो, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी फीलिंग है, यू हैव अ फीलिंग दैट यू मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली, तुम्हें हर चीज परफेक्टली करनी चाहिए। एंड यू गेट स्ट्रेस जब ऐसा नहीं होता है। तो इसमें से क्या चीज है जो सूट करता है आंसर को? वो है इंटरनल प्रेशर, क्योंकि तुम ही खुद को प्रेशराइज कर रहे हो ना। यू हैव अ फीलिंग कि तुमको सब चीजें परफेक्ट 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 करना है, तुम खुद पे इतना इंटरनल प्रेशर डाल रहे हो, तो इसका आंसर विल बी इंटरनल प्रेशर। Now, according to the journal adaptation system, in which stage one will experience activation of adrenal pituitary cortex system? तो आपका ये जो पूरा सिस्टम है, ये कब एक्टिवेट हो जाता है? ये होता है आपका अलार्म रिएक्शन की स्टेट में, सबसे पहला स्टेज में, राइट? एपीए आपका एक्टिव हो जाता है। ये चैप्टर नंबर 3 से है, स्ट्रेस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल could not take होगा admission into the college of his choice as he couldn't qualify the entrance exam. He's facing frustration क्योंकि वो उसके choice का college था ना। तो the correct answer will be frustration. Why? क्योंकि वो उसका college था, his choice of college था, जिसमें वो admission नहीं ले पाया, entrance clear नहीं कर पाया, तो definitely he'll be frustrated about it. अब ये है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस गिवन बाय लाजरस। अब इसमें क्या है, इसको ये अगर आपको पढ़ना है तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका जो आंसर है, इट इज गोइंग टू बी, आप पॉज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आप गेस कर लेना, बट इट इज, इसका आंसर इज गोइंग टू बी 3। सबसे पहले आएगा बी, विच इज द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ इवेंट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम, कि वो कैसे उनका परसेप्शन क्या है, वो स्ट्रेस को कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले उस बारे में बात होगी। फिर लाजरस ने बताया था हमें 2 टाइप्स के अप्रेजल्स हैं, उसके बारे में बात होगी। ठीक है, लाजरस ने प्राइमरी अप्रेजल के बारे में देन बताया था कि रिफर्स टू द परसेप्शन ऑफ न्यू या चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसको हम पॉजिटिव देखते हैं, कभी नेगेटिव देखते हैं, न्यूट्रल देखते हैं। सो इसके बारे में बात होगी। देन व्हेन वी परसीव इवेंट एज स्ट्रेसफुल, तो हम ज्यादातर वी आर लाइकली टू मेक अ सेकेंडरी अप्रेजल, एंड देन उसके बाद अप्रेजल्स आर सब्जेक्टिव एंड विल डिपेंड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस कि हमारे कैसे रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम अप्रेजल को देखते हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस। आगे चलते हैं। ये मैंने ना आपके लिए लिख के रखा है इसमें कि क्वेश्चन में ऐसे नहीं था, टास्क ओरिएंटेड और इमोशनल ओरिएंटेड। तो ये वो बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द कोपिंग स्ट्रैटेजीज गिविंग बाय एंडलर एंड पार्कर। तो
इसका जो आंसर है दैट इज आंसर नंबर 3 विच इज ACD। तो इसमें जो ये है ये टास्क ओरिएंटेड है। आई एम एबल टू स्केड्यूल माई टाइम बेटर। अगर हम इमोशन एक्सप्रेस कर पाते हैं ओपनली एंड डायरेक्टली, ये भी इमोशनल ओरिएंटेड है। आई एक्सेप्ट द सिचुएशन दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, दिस इज ऑल्सो इमोशनल ओरिएंटेड। सो डेफिनेटली हेट माई सेल्फ, तो ये तो कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नहीं लगता, ये तो है नहीं है ना। आई फॉल सिक इमीडिएटली, ये भी कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट्स ही कुछ मैटर नहीं करते हैं। तो A और C और D मैटर करता है एलन पाकर के हिसाब से कोपिंग स्ट्रैटेजीज अगर आप देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो सुनील रेफर्स टू फ्रॉम एवोल्यूशन एंजाइटी एंड डेवलप्ड राइटर क्रैम्प। अब राइटर क्रैम्प क्या होता है, मतलब हाथ लिखने के टाइम पे उसको हाथ में ही क्रैम्प्स आने लगता है, ठीक है, एग्जाम लिखने के टाइम पे। तो MRI कराया, एक्सरे कराया, बट कोई फिजिकल कॉज निकल के नहीं आया। अब किसी भी चीज का अगर हम कुछ MRI कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, लेकिन उसका कोई फिजिकल कॉज निकल के नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकल कॉज है, ठीक है, डेफिनेटली। तो अब वो बोल रहे हैं कौन से डिसऑर्डर का हो सकता है, तो डेफिनेटली इट कैन कम टू कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन डिसऑर्डर में इस तरीके की चीजें होती हैं, अगर आपने चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। ये कहता है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। सो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में क्या होता है कि आप पर्सन फील्स कि वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है, ठीक है, कोई स्पेशल पावर्स हैं उसके पास जो किसी और के पास नहीं है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है? सुनीता थिंक्स दैट एलियंस आर कॉन्टैक्टिंग हर, ठीक है, मोनिका थिंक्स दैट शी इज वर्ल्ड फेमस सिंगर, राज थिंक्स दैट हिज फूड इज पॉइजन्ड, इसमें तो कोई स्पेशल पावर वाली बात दिख नहीं रही है मुझे, ठीक है, रीमा थिंक्स दैट द न्यूज एंकर इज कन्वेइंग मैसेज टू एलियंस, तो ये भी नहीं है। कॉन्टैक्टिंग एलियंस कॉन्टैक्टिंग हर, ये भी नहीं है। क्या चीज है कि उसको लग रहा है कि वो मैं तो वर्ल्ड फेमस सिंगर हूँ, मुझसे अच्छा तो पूरी दुनिया में कोई सिंगर ही कोई नहीं, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। सो ये मतलब कि मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ ये सब कुछ, तो ग्रैंडियोर मतलब बहुत ग्रैंड, इसको ग्रैंडियोर वाले को आप ग्रैंड से याद रख सकते हो कि लोग अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान, बहुत फेमस, बहुत इस तरीके का लार्जर देन लाइफ उनका पिक्चर होता है अपने बारे में। तो वो यहाँ पे सिर्फ मोना का ही दिख रहा है कि वो वर्ल्ड फेमस सिंगर है, सो इसका आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित स्नैश्ड आइसक्रीम, मतलब मोहित ने क्या किया कि आइसक्रीम जो है छीन ली किसी बच्चे, जूनियर स्कूल के किसी बच्चे के हाथ से। अब ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से टाइप के अग्रेशन के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिजिकल एग्रेशन है जी उसने आइसक्रीम छीन ली, बट फिजिकल एग्रेशन बात करता है हिटिंग के बारे में, मारने के बारे में, मारने पीटने के बारे में, ठीक है। तो ये एग्रेशन जो है ये है प्रोएक्टिव एग्रेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बुली कर रहा है, इसमें बुली करना आता है प्रोएक्टिव में, कि कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, कोई अपना वो चुपचाप बैठ के आइसक्रीम खा रहा है, आप जबरदस्ती पंगे ले रहे हो, ठीक है। सो प्रोएक्टिव एग्रेशन आएगा। ये भी चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से है ये क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से। नेक्स्ट बात करते हैं, टीना वॉज अ वेरी पर्टिकुलर अबाउट सेटिंग एन ऑब्जेक्ट, सेटिंग द ऑब्जेक्ट्स लाइक फर्नीचर की सेटिंग ठीक होनी चाहिए, डेकोरेटिव पीसेस घर में जो रखे हैं, बर्तन एकदम सटीक जगह पे होने चाहिए, उसका हाउस एक सर्टेन वे में होना चाहिए, ठीक है। शी वुड फील वेरी डिस्टर्ब और बहुत स्ट्रेस फील करती है अगर कोई भी चीज अपने ऑर्डर से हट जाए, तो कोई भी अगर वो ऑर्डर में प्लेस्ड ना हो तो वो कौन से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं? तो अगर यहाँ पे देखें तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं सिर्फ OCD में होते हैं, आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ही इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव, बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक अप्रोच, अगेन ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक अप्रोच के हिसाब से नॉर्मल बिहेवियर है वो कब अकर होता है? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन, नो। देयर इज एन इम्बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स में, नॉट एट ऑल। ब्रेन एंड बॉडी डज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यस। क्योंकि ऑर्गेनिक अप्रोच आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ऑर्गेनिकसिटी की बात हो रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन की बात हो रही है, कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मतलब बॉडी या ब्रेन दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ईविल रिसाइड, ये तो मतलब ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर इन विच चिल्ड्रन बिहेवियर बाय पेरेंट्स चिल्ड्रन वेयर द बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स। यहाँ पे बच्चों को बोलते हैं कि अरे ये बच्चा तो ड्रिवन बाय मोटर है, इसकी तो पैरों में ना मोटर लगी हुई है, ऐसे धगड़ धगड़ भागता है, ऊपर धगड़ धगड़ नीचे इधर उधर भागता फिरता है बस। तो ऐसे हम कब बोल सकते हैं? हाइपर एक्टिविटी जब होती है, ठीक है। एडीएचडी जब किसी बच्चे को होता है और उसमें हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है और एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, और तब हम उनको बोलते हैं कि इसके पैरों में तो जैसे ना कोई मोटर लगी हुई है, ठीक है। सो दैट इज हाउ ये जो है एडीएचडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा फील्स excessive guilt for her performance in career which is making her unable to carry daily activities in constructive manner. Now psychiatrists have diagnosed her with depression. Select from the given list which is not a factor predisposing towards डिप्रेशन। कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो डिप्रेशन की तरफ नहीं है? जेनेटिक मेकअप वो तो होता है, एज डेफिनेटली एक फैक्टर है, जेंडर भी एक फैक्टर है, फीमेल्स में डिप्रेशन ज्यादा हाई होता है अगर आपको पता हो एज पर रिसर्च ऑल्सो। और एलोजिया, एलोजिया जो है डेफिनेटली नहीं होता डिप्रेशन का फैक्टर, ये होता है नेगेटिव सिम्टम, ठीक है, जिसमें पावर्टी ऑफ स्पीच होती है। इसमें क्या होता है? पावर्टी ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव सिम्टम है, ये डिप्रेशन का फैक्टर नहीं है एलोजिया। चैप्टर नंबर 4 से है ये क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ये तो आपको मतलब खुद ही आना चाहिए, ठीक है। आईसीडी 10 जो है ये किसने लिखी है? आईसीडी 10 लिखी है हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है कि whenever Natasha enters a plane, she experience palpitations, जोरों से दिल धड़कता है, चोकिंग होती है, ऐसे नौजिया होने लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी अभी, ठीक है, और बहुत डिस्कम्फर्ट होता है जब भी वो मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है जब भी वो एयर से ट्रैवल करती है, मतलब एयरप्लेन में ट्रैवल करती है। तो उसको कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है? स्किज़ोफ्रेनिया डेफिनेटली नहीं, कोई यहाँ पे हेलुसिनेशन की बात नहीं हो रही, डिल्यूजन की बात नहीं हो रही। पीटीएसडी हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई उसको कोई फ्लैशबैक्स नहीं आ रहे मेमोरीज के। डिमेंशिया में तो कोई मेमोरी लॉस ऐसा हो नहीं रहा है, तो आ जाके पैनिक डिसऑर्डर ही इसका आंसर है। ना वो बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के फीचर मतलब यहाँ पे 4 डीज जो आपने देखे थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। डेविएंट यस, डिपेंडेंट नो, डिस्ट्रेस यस, डेंजर यस, डिस्ट्रैक्शन नो। तो डेविएंट, डिस्ट्रेस, डेंजर, ये तीनों ही डीज जो हैं 4 डीज में आते हैं, और 4 डीज में एक और डीज होता है डिसफंक्शनैलिटी, ठीक है, डिसफंक्शनल। तो डेविएंट, डिस्ट्रेस, डेंजर, डिसफंक्शनल, ये 4 डीज ऑफ एबनॉर्मैलिटी हैं, ठीक है। ये आपको अगेन चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 4 से। तो चैप्टर नंबर 4 तो आप अपने सीयूईटी अगर यूजी का एग्जाम दे रहे हो तो घोट के पी लो एक एक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंजाइटी डिसऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, तो ये एंजाइटी का पार्ट नहीं है। स्पेसिफिक फोबिया यस एंजाइटी का पार्ट है, ओसीडी नहीं है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हम सैड भी बोलते हैं और इसके तो नाम में ही एंजाइटी है, तो डेफिनेटली एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है। और पैनिक डिसऑर्डर बी, मतलब बी, डी और ई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द steps followed by therapist for phobia using systematic desensitization, और इसका आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है। इसका आंसर है आंसर नंबर 2, सी ए बी डी, ये सीक्वेंस है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था, ये रिपीट हुआ है। और बहुत बारी ऐसा होता है कि सीयूईटी के जो आपके एग्जाम है ना उसमें क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसलिए PYQ जरूर सॉल्व कीजिए, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी जब होते हैं तो आपको एकदम से टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एंड यू कैन ऑलवेज लाइक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद यू कैन टिक ऑफ द करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका, ये मैं हटा दिया मैंने, आप आराम से तसल्ली से पढ़ लेना पॉज करके, एंड द आंसर विल कम आउट टू बी CABBDE, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमनेस ऑफ एन एटीट्यूड इंडिकेटर। ठीक है, तो एटीट्यूड में आपने पढ़ा है कि उसके 4 फीचर्स के बारे में आपने पढ़ा है ना, कि वेलेंस होता है, देन एक्सट्रीमनेस होती है, सेंट्रलिटी होती है, मल्टीप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इन सब में से वो बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमनेस किस चीज को बताती है। एक्सट्रीमनेस बताता है कि हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव द एटीट्यूड इज। तो मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम मतलब किस डिग्री तक जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। जैसे एक होता है वेरी बैड और एक होता है ओनली बैड। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि वेरी बैड, ठीक है, तो मतलब क्या कि उसकी डिग्री बैड से तो ज्यादा ही है ना, तो मतलब थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम मतलब उसमें नेगेटिव एटीट्यूड है। तो हाउ पॉजिटिव और हाउ नेगेटिव वो एक्सट्रीमनेस बताता है हमें। और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो ए है वो वेलेंस है। ठीक है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो वेलेंस बताता है, लेकिन डिग्री किस एक्सट्रीम तक पॉजिटिव नेगेटिव है वो बताता है आपका कहांगे एक्सट्रीमनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन आर बैड ड्राइवर्स। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? डेफिनेटली ये स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। वाई? क्योंकि आपने तो ये एक लेबल ही लगा दिया एक तरीके से, स्टीरियोटाइप कर दिया, मतलब कि एक डब्बे में बंद कर दिया, मतलब कि एक लेबल लगा दिया आपने, लेबलिंग कर दी कि भैया वुमेन तो बैड ड्राइवर्स ही होते हैं, वो तो कभी गाड़ी चलाना ढंग से सीख ही नहीं सकते। या हम किसी को जैसे चश्मा, पहले किसी किसी मतलब अब तो हर किसी को चश्मा लगवाए, लेकिन पहले हम बोलते थे गीक लुक, GEE लुक, गीक लुक मतलब पढ़ाकू वाली, बड़ा है ना, चश्मा चश्मा लगा के और एकदम ऐसा पढ़ाकू बच्चा टाइप। तो स्टीरियोटाइप कर दिया, भैया किसी की नजर कमजोर हो सकती है तब भी तो चश्मा लगा सकते हैं, जरूरी है कि मतलब जिसने चश्मा लगाया बड़ा पढ़ाकू है? ऐसे पहले की बात बता रही हूँ, अब तो खैर हर किसी को चश्मा लगाता है। तो जब आप किसी को ऐसे बोल देते हो, लेबल कर देते हो कि भाई पूरी मतलब पूरा ही, जैसे वुमेन, अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर वुमेन की बात नहीं होती, पूरा वुमेन का ही उसको लेबल कर दिया कि लड़कियां जो औरतें हैं वो तो ड्राइवर अच्छी हो ही नहीं सकती, विच इज नॉट ट्रू। तो दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। नाउ सब अब बात हो रही है टू चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स टबैको एंड इन एन इंडिविजुअल हु इज अब्यूजिंग द सब्सटेंस। मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जो हद से ज्यादा टबैको खा रहा है, बाय कॉग्निटिव डिसोनेंस अगर हम क्रिएट करना चाहे तो हम कौन से स्टेप्स हैं जो उसको फॉलो करेंगे? आइडेंटिफाई द कॉग्निशन टू बी चेंज। हाँ, मतलब सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो ए तो देखो सबसे पहले आएगा, तो ए तो देखो आपके सारे ऑप्शंस में सबसे पहले ए ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैब्लिशिंग द करेक्ट कॉग्निशन दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ टबैको कॉज माउथ कैंसर। हाँ बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेप तो यही होना चाहिए कि भाई पहले आपने उसको बताया कि पहले तो आपने कॉग्निशन आइडेंटिफाई किया, कौन सा कॉग्निशन आपको काम करना है किस पे, फिर आप उसको बताओगे कि भाई तेरे को पता है इससे माउथ कैंसर हो जाता है टबैको खाने से। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप देखो कहाँ पे दिया हुआ है, पहले 1 2 3 ऑप्शन में, तो मतलब ओले सब में ही दिया हुआ है, सब में ए पहले है और उसके बाद बी पहले है। ठीक है, अब सी रिजल्टिंग इन कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। नहीं, रिजल्ट की तो अभी हम बात ही नहीं कर सकते, रिजल्ट तो बिल्कुल एंड की चीज है, रिजल्ट तो डेफिनेटली एंड की चीज होगा, मतलब सबसे लास्ट में सी आना चाहिए। तो सबसे लास्ट में सी किस में है? 2 और 3 में, इसमें से कोई हमारा एक आंसर होगा। ठीक है, तो बी के बाद या तो डी हो सकता है या ई हो सकता है। तो डी क्या है? अडॉप्टिंग द करेक्ट एटीट्यूड दैट इज आई विल नॉट च्यू टबैको। और ई है अंडरस्टैंडिंग दैट बोथ कॉग्निशन एंड डिसोनेंट आर आउट ऑफ ट्यून। जब तक उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो अडॉप्ट क्या करेगा? पहले तो उसको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए ना। सो ई सबसे पहले होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर 3। पहले हमने आइडेंटिफाई करा, फिर एक उसमें डिसोनेंस क्रिएट करा कि भाई तू जिंदा रहना चाहता है? हाँ मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तू चाहता है तेरे को कैंसर हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन तू काम तो ऐसे कर रहा है, माउथ कैंसर तो होगा फिर टबैको खा रहा है तो एक डिसोनेंस हमने क्रिएट करा और उसके बाद उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग दिलाई। ठीक है, कि जो तू कर रहा है, तेरे एक्शंस और तेरे थिंकिंग बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून है। तो ई के बाद जो है फिर डी हुआ, उसने करेक्ट एटीट्यूड अडॉप्ट करा कि ठीक है आई विल नॉट ईट टबैको बिकॉज आई वांट टू लिव। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब उसका जो एक्शन है, उसका जो थॉट है, वो दोनों सेम उस पे है, कंसिस्टेंसी है, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी है, अब डिसोनेंस नहीं है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है जी, ये आपको समझ आया हम आंसर नंबर 3 तक कैसे पहुंचे? और यही थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगा के आंसर सॉल्व करने होते हैं। देखो मैं आपको साथ साथ बताती भी रहती हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, सो दैट ये पेपर में आप यूज किया करो।
आपका टाइम भी सेव होगा और आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचने में भी हेल्प मिलेगी। मैच द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आ गया जी। बैलेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज, ये हमारे दी है भाई साहब फ्रिट्ज हाइडन ने। ए का टू कहाँ है? ए का टू है यहाँ और ए का टू है यहाँ। अच्छा, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ये तो डेफिनेटली सोशल फैसिलिटेशन है। ठीक है, जब मतलब हम देखते हैं कि 4 लोग बैठे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाता है। सो और अच्छा डांस करेंगे और अच्छा दिखाएंगे, है ना, सोशल फैसिलिटेशन। सो बी का आंसर है 3, बी का आंसर 3 कहाँ है? ये रहा। तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, क्योंकि और कहीं पे ए का 2 और बी का 3 नहीं है। यहाँ पे ए का 2 था पर बी का 3 नहीं है, जो कि हमें पता है बी का 3 है। तो सी का है 1, विच मीन्स क्लस्टर ऑफ नेगेटिव आइडियाज अबाउट स्पेसिफिक ग्रुप विच इज स्टीरियोटाइप, जो कि हमने अभी देखा वुमेन आर बैड ड्राइवर वाला एग्जाम्पल देखा ना हमने। और उसके बाद आ जाता है इसमें डी का 4, है ना, 2 कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड। ये तो एस मोइसन नहीं दिया है, 2 कंसेप्ट थ्योरी ऑफ एटीट्यूड। तो ठीक हो गया। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव असेंबल्ड फॉर स्पेशल पर्पज इज कॉल्ड ऑडियंस। और अरे भाई टीम का मैच देखने गए हैं, ठीक है, क्रिकेट का मैच देखने गए हैं, तो स्पेशल पर्पज तो है ही ना, टिकट्स खरीदी है हम सबने और मैच देखने आए। वो अलग बात है हम कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी करंटली आईपीएल चल रहा है, ठीक है, आप तो फ्री होके आप आईपीएल देख सकते हो मजे से। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने गए हो वो अलग बात है, लेकिन आप सब वहां पे इकट्ठे हुए, तो मैच देखने ही तो इकट्ठे हुए हैं, तो हम क्या हैं? ऑडियंस। मैच से मेरा मतलब परफॉर्मेंस से था। आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, तो ज्वाइनिंग तो कुछ होता ही नहीं है, ज्वाइनिंग क्या हो रहा है उसमें? फॉर्मिंग होती है, फॉर्मिंग तो फर्स्ट स्टेज होती है। तो बी पहले कहाँ लिखा है? बी पहले लिखा है ऑप्शन नंबर 2 पे। चलो जी, और कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही आंसर है। कॉन्करिंग तो कुछ होता ही नहीं है। अगेन स्टॉर्मिंग होती है एंड देन वी हैव नॉर्मिंग। सो मतलब कि बी डी ई आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं सजेस्ट फ्यू वेज टू रिड्यूस सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग अगेन आपको पता ही है सोशल लोफिंग का कंसेप्ट क्या होता है, कि जब आप ग्रुप में होके आप बिल्कुल स्नीक आउट कर रहे होते हो, आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे होते हो कि भाई बाकी लोग तो काम कर रहे हैं। तो प्रोवाइड ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो मेरे को तो नहीं लगता कि सोशल लोफिंग रुकेगी। इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वर्क टू हार्ड, यस डेफिनेटली बी। तो बी है हमारा पहला 1 और 3 ऑप्शन में, ओके। और सी कलेक्टिव एफर्ट, वर्किंग कलेक्टिव एफर्ट रिकॉग्नाइजेबल। भाई ग्रुप में काम करेंगे और सबके एफर्ट, वर्किंग कलेक्टिव एफर्ट मतलब कलेक्टिवली काम करो, तो उसमें तो इंडिविजुअल का तो इंडिविजुअल कोई सोशल लोफिंग कर रहा है तो पता ही नहीं चलेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू या टास्क, यस डी है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ठीक है, क्योंकि बी के बाद डी होना चाहिए था, सी तो है ही नहीं। एंड देन ई स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस बताओ। और यहाँ पे आपको सोशल लोफिंग कम करने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। इंडिविजुअल एफर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर किसी हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट काउंट होगा तो फिर वो सोशल लोफिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये काम नहीं किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है जी, तो ये दिस वाज इट, ये था आपका पेपर। आई थिंक ये 2023 का पेपर था, ठीक है। इसके बाद एक पेपर और मैं आपका सॉल्व करवा दूंगी एंड प्रॉब्ली विल बी डन बाय द PYQs एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू सिसिरेली, ठीक है। सिसिरेली एक बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता होना चाहिए। तो सारे बैचलर्स मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। इसका मैं चैप्टर वाइज आपको चीजें कवर कराऊंगी। इट्स जर्नल साइकोलॉजी है बेसिकली, ठीक है। एनीबडी हु इज इन देयर बैचलर्स कैन लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल एंड I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.